हेलो माय यंग एंड एनर्जेटिक फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र गुरुकुल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने चैप्टर 1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। आज फिर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर 2 के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आपके आने वाले एग्जाम में, आपका जो फर्स्ट टर्म एग्जाम है उसमें एमसीक्यूज ही आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। तो मैं ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हो सकता है आपने तैयारी कर ली हो, तो जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस मैं आपको दिखा रहा हूं इसका सॉल्यूशन। अगर आपने कर लिया है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए अपना नोटबुक और पेन लेकर। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए वीडियो को, अपने हिसाब से सॉल्व करिए, फिर प्ले करिए वीडियो और अपना सॉल्यूशन यहां से मैच करवाइए, सही हुआ या नहीं। ठीक है बच्चों, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखिए क्या कंसेप्ट है किस क्वेश्चन का और कैसे सॉल्व करना है। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, क्या कहता है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 फॉर ऑल एक्स, देन वैल्यू ऑफ के इज। तो क्या करना है आपको, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और राइट साइड में दो लीनियर फैक्टर्स हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें हम तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट बच्चों। मल्टीप्लाई करने का तरीका बड़ा ही आसान होता है। अगर यहां पर एक्स का कोफिशिएंट 1 है और यहां भी, तो सीधा सीधा आप एक्स स्क्वायर लिखिए, फिर 3 को 2 में ऐड करिए तो 5x हो गया। 3 को 2 में ऐड करके 5 लिखिए और x एज ए कोफिशिएंट आपको लेना है और फिर उसी 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके यहां लिखिए। देखिए शॉर्टकट होता है इसको मल्टीप्लाई करने का, ये आपने क्लास 8 में सीखा होगा। इसकी आइडेंटिटी ये है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। मतलब a को b में ऐड करके और x लगाकर यहां रखिए, फिर उन्हीं दोनों a और b को मल्टीप्लाई करके यहां रखिए। ठीक है, तो इसी थ्योरी को मैं यहां फॉलो कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर लिखा हमने, 2 प्लस 3 5 इंटू एक्स, 2 इंटू 3 6, और लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, लेफ्ट साइड में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6। अब आप कंपेयर करें, 6 की जगह 6 तो है ही, एक्स स्क्वायर की जगह भी x पहले से ही है, लेकिन के एक्स की जगह कौन दिख रहा है, 5x। तो x का कोफिशिएंट यहां कौन, 5, और यहां कौन, k। तो कंपेयर करने से हमें पता चला k की वैल्यू 5 है बच्चों। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। इनमें से कौन एक पॉलिनोमियल है। देखिए पॉलिनोमियल होने की कुछ शर्तें हैं, कंसेप्ट में आपको बता दूं। पॉलिनोमियल की होने की कुछ शर्तें ये हैं कि वेरिएबल के पावर में, वेरिएबल के पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए बच्चों। वेरिएबल के पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों अलाउड नहीं है वेरिएबल के पावर में। या फिर यूं कह सकते हैं कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में अलाउड नहीं है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल अलाउड नहीं है। तो देखिए एक एक करके, सबसे पहले ऑप्शन में डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया और हम जानते हैं वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे लिए सही चॉइस नहीं है। ये पूछा है हमसे कि कौन सा पॉलिनोमियल है। यहां देखिए 2x के ऊपर रूट आ गया बच्चों। आप जानते हैं रूट x का क्या अर्थ है, रूट x का अर्थ है x के पावर में 1/2 होना। पावर 1/2 को ही हम रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये एक ही बात है। जब x के ऊपर रूट आ गया, यहां 2 को हम अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि 2 से हमें लेना देना नहीं, हम तो वेरिएबल को चेक कर रहे हैं। तो वेरिएबल का देखिए, वेरिएबल के ऊपर रूट है, मतलब वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन में है, जो नहीं होना चाहिए था। तो ये भी हमारे लिए सही चॉइस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए पहला वाला टर्म तो बिल्कुल बढ़िया, एक्स स्क्वायर लिखा है, फ्रैक्शन भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। दूसरे वाले में पावर फ्रैक्शन दिख रहा है और यहां रूट भी दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी है। सारी कमियां हैं इसमें, है ना।
लेकिन जरा हम ध्यान से देखें तो एक्चुअली वो कमी आसानी से दूर की जा सकती है बच्चों। ये तीसरा वाला जो पॉलिनोमियल है, पहला टर्म एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आया, और जरा इसको देखिए 3 के साथ एक्स के पावर में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n अगर हो, दोनों का बेस अगर सेम हो तो पावर को क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। तो उसी तरह से इसका पावर न्यूमरेटर में है 3/2 और डिनोमिनेटर में पावर कितना है 1/2। अभी मैंने बताया था कि रूट एक्स का मतलब x पावर हाफ, तो इसका जो पावर हाफ है वो वहां हम माइनस कर सकते हैं। 3/2 का क्या मतलब बच्चों, 3/2 मीन्स 1.5। 3/2 का मतलब 1.5। इसमें से अगर हम हाफ निकाल देंगे बच्चों तो 1 रह जाएगा, है ना। ठीक वैसे ही जैसे 1.5 रुपए में से 50 पैसे निकाल देते हैं तो 1 रुपये रह जाता है। 1.5 माइनस हाफ इज इक्वल टू 1। तो यहां भी अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या रहता है 1। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x बच गया बच्चों, x की पावर में 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। आवाज आ रही है, ठीक, ओके। तो देखिए बच्चों, ये जो दूसरा तीसरे नंबर पर जो पॉलिनोमियल है, ये दिखने में चाहे जैसा भी लग रहा हो, लेकिन जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये बड़ा ही सिंपल सोबर नजर आता है हमें। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है बच्चों। लास्ट वाले को भी देख ही लेते हैं एक बार। लास्ट में आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में वेरिएबल चला गया, तो ये भी हमारे लिए करेक्ट चॉइस नहीं है। हमारे लिए करेक्ट चॉइस है सिर्फ ऑप्शन सी। बस इतना ही याद रखिएगा, पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त है वेरिएबल के पावर में फ्रैक्शन ना हो, वेरिएबल का पावर नेगेटिव ना हो, ठीक है। ऐसे भी याद रखिए कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। मतलब √2 क्या कोई पॉलिनोमियल है? क्वेश्चन कहता है कि हाँ √2 एक पॉलिनोमियल है और ये बताओ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। पहले तो हम ये पता लगा लें कि क्या एक पॉलिनोमियल है भी। हाँ बिल्कुल बच्चों, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि √2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू एक्स। अब आप कहेंगे इसमें x तो है नहीं, इसका पावर हम 0 कर देते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये तो पता होगा ही कि किसी भी नंबर के पावर में 0 आने का मतलब 1 होता है, राइट। तो हमने यहां पर x का पावर 0 ले लिया, मतलब हमने 1 ले लिया, तो √2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो आप समझे, √2 का अर्थ है √2 इंटू 1 और 1 का मतलब x पावर 0। तो आप देख सकते हैं डिग्री क्या है, x के पावर में 0 है तो डिग्री है 0। डिग्री है 0, तो ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, राइट। क्या पूछा इसने? √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, तो डिग्री क्या है इसकी? 0। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस इज। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है ये बताना है हमें। तो डिग्री हमने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिग्री हमने फाइंड किया था। डिग्री एक्चुअली होता क्या है, एक बार इसके डेफिनेशन भी देख ही लेते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री मैक्सिमम पावर, देखिए किसी भी वेरिएबल के ऊपर, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है बच्चों। वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर को देखिए, वही नंबर होता है डिग्री। अगर इस पूरे पॉलिनोमियल को हम ध्यान से देखें तो वेरिएबल x है सब में, लास्ट वाले में वेरिएबल दिख नहीं रहा, मतलब यहां पर वेरिएबल की पावर 0 है इसलिए नहीं दिख रहा। यहां पे 1 है छिपा हुआ, यहां पावर 5 है, 3 है और यहां 4 है। तो मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम तो 5 दिख रहा है। बट बच्चों एक चीज और है कि किसी भी पॉलिनोमियल में, सपोज आपने एक पॉलिनोमियल लिख लिया ax प्लस b, तो इसकी डिग्री 1 है। डिग्री 1 कब कहेंगे? इसकी डिग्री 1 कब बताएंगे बच्चों?
डिग्री 1 हम तभी बताएंगे जब a की वैल्यू 0 ना हो। ठीक है बच्चों, 0 अलाउड नहीं होगा यहां पर। अगर a की वैल्यू 0 हो गई बच्चों तो 1 इसकी डिग्री नहीं रह जाएगी। उसी तरह से ax² प्लस bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है। क्वाड्रेटिक क्योंकि डिग्री 2 दिख रही है इसकी। अब इसकी डिग्री 2 जो है वो कब तक वैलिड है, ये देख लीजिए। इसकी डिग्री 2 वैलिड तब तक है जबकि डिग्री 2 वाले टर्म का कोफिशिएंट 0 ना हो जाए। ठीक है, 0 अलाउड नहीं है, 0 अलाउड नहीं है। हाँ, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, बट जो हम डिग्री ले रहे हैं, डिग्री हमने 2 लिया तो डिग्री 2 वाले टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से इसकी डिग्री हम 5 बोल सकते थे अगर उसके टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं होता। तो हम इसकी डिग्री इसका जो है कोफिशिएंट 0 होने की वजह से डिग्री 5 नहीं बोल सकते। तो फिर 5 के नीचे कौन है, 4, 5 से ठीक नीचे आता है 4। और देख लीजिए इसका कोफिशिएंट 0 नहीं है तो हम 4 को ही इसका डिग्री बताएंगे बच्चों। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। डिग्री 1 इस पॉलिनोमियल की तभी तक संभव है जब तक डिग्री 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट 0 ना हो। ठीक है, अगर 0 नहीं है तो वैलिड है 1, हम बोलेंगे डिग्री 1 है। लेकिन जैसे ही a की वैल्यू 0 हो जाए अब हम बोलेंगे इसका डिग्री 1 नहीं है बच्चों। ठीक है, उसी तरह ax² प्लस bx प्लस c, इसकी डिग्री 2 है। कब तक, जब तक डिग्री 2 वाले टर्म का कोफिशिएंट 0 ना हो जाए। तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री हम क्या बताएंगे, 5 तो नहीं बताएंगे। डिग्री 5 तब बताते हम जब उसके कोफिशिएंट का 0, कोफिशिएंट उसका 0 नहीं होता। फिलहाल तो ये 0 है तो डिग्री 5 नहीं बोल सकते हम। 5 से नीचे आता है 4, इसका कोफिशिएंट भी 0 नहीं है तो डिग्री 4 है बच्चों। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन हमारा डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज। देखिए बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक है। जीरो पॉलिनोमियल को समझिए पहले। जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है और जीरो पॉलिनोमियल अगर कुछ होता है तो उसकी डिग्री क्या होती है। जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है बच्चों जिसके सभी कोफिशिएंट्स 0 होते हैं। इफ all the coefficients of a polynomial are 0, it is a zero polynomial। ठीक है, अगर सभी कोफिशिएंट 0 हैं, सभी कोफिशिएंट से क्या मतलब, एग्जांपल देखिए। मान लीजिए हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिख दिया ax प्लस बी और ये भी साथ में कह दिया कि a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू भी 0 है, तो ये हो गया जीरो पॉलिनोमियल। अगर हमने क्वाड्रेटिक दिखने वाला एक पॉलिनोमियल लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c और साथ में ये भी पता चल जाए हमें कि a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है, मतलब जितने भी कोफिशिएंट्स हैं a b c तीनों 0 हैं, तो ये भी जीरो पॉलिनोमियल है। ये दोनों ही जीरो पॉलिनोमियल हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसके सभी कोफिशिएंट्स 0 हो जाएं उन्हें हम जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर जब 0 ही होना है तो फिर ये एक्स्ट्रा 2-2 टर्म 3-3 टर्म क्यों लिखें, सीधा सीधा 0 ही क्यों ना लिख दें। बिल्कुल 0 ही लिख लीजिए, सिर्फ 0 लिख लीजिए, ये भी जीरो पॉलिनोमियल है। अब यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन क्या क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूं। कई बच्चे कहते हैं कि सर ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जब हम 5 लिखते हैं, जब हम 6 लिखते हैं, जब हम 7 लिखते हैं, सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, ये फिक्स वैल्यूज हैं। तो कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 0 भी तो एक फिक्स वैल्यू है, 0 को भी तो हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल बोल सकते हैं, 0 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें कुछ
और खास बात है, इसके अलावा कांस्टेंट होने के अलावा इसमें और भी कुछ खास बातें हैं। अभी आपको मैंने पिछले पेज में ये समझाया था कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जब कहते हैं कि 1 है तो उसके फर्स्ट डिग्री वाले टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। शर्त लगाया हमने कि इसकी डिग्री 1 तब तक है जब तक a की वैल्यू 0 ना हो, 0 अलाउड नहीं होगा। ठीक है, अगर a की वैल्यू 0 नहीं है तो डिग्री 1 है, और अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो डिग्री 1 नहीं है। फिर डिग्री क्या है? उस केस में डिग्री हम बोलेंगे यहां पर 0, यहां क्या छिपा है? x पावर 0, तो डिग्री 0 हो जाएगी। उससे एक कम, 1 से कम वाला जो है वो उसकी डिग्री बन जाती है। यहां देखिए ax² प्लस bx प्लस c, इसकी डिग्री क्या है? 2। कब तक? जब तक a की वैल्यू 0 ना हो जाए, a की वैल्यू 0 ना हो जाए। और अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या कहेंगे? तो फिर इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, ये टर्म इनवैलिड हो जाएगा और फिर इसकी डिग्री 1 बन जाएगी बच्चों। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है ज्यादातर बच्चों के लिए। मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिख लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, और साथ में मैंने आपको कह दिया कि a की वैल्यू 0 है। तो अगर a की वैल्यू 0 है तो डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री हो जाएगी बच्चों, यहां पे 1 छिपा हुआ है, 1। और अगर हम कहते हैं कि a की वैल्यू 0 नहीं है तो डिग्री क्या है? अगर a की वैल्यू 0 नहीं है तो डिग्री 2 है। समझ रहे हैं ना? मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल के ऊपर, उसी को डिग्री कहते हैं, लेकिन साथ में शर्त यह है कि उस मैक्सिमम पावर वाले टर्म का कोफिशिएंट 0 ना हो, तभी उसको हम डिग्री कहते हैं। अगर वो 0 हो जाए तो फिर उसको छोड़कर उससे कम पावर वाले को हम ही उसी को हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ये रूल होता है। तो अब यहां पर जो कॉन्ट्राडिक्शन है कि क्या हम 0 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलें या 0 पॉलिनोमियल बोलें। देखिए बच्चों, 0 के बारे में आप यहां पर इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, 5 की तरह, 2 की तरह, 1 की तरह। आप इसे 0 पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, एक एक्स्ट्रा नाम है इसका 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, आपने देखा पिछले एग्जांपल्स में कि 0 होना रेस्ट्रिक्टेड होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 5 कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसमें x है ही नहीं। x नहीं होने से कांस्टेंट कैसे हो गया, ये भी समझ लेते हैं। इसमें थोड़ा मैं बेसिक में जाना चाहूंगा, बेसिक दिखाकर आपको समझाऊंगा। अगर 5x लिखा है तो ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है कांस्टेंट? क्योंकि इसकी वैल्यू x पर डिपेंड करती है। आप इसमें x की वैल्यू डालेंगे 1 तो ये हो जाएगा 5। आप इसमें x की वैल्यू डालेंगे 2 तो ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। आप इसमें x की वैल्यू डालेंगे 3 तो ये 5 3 जा 15 हो जाएगा। मतलब 5x जो पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू x पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। x की वैल्यू जैसे जैसे बदलती है 5x की वैल्यू भी वैसे ही वैसे चेंज होती रहती है। ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट वो होता है जो ना बदले, कभी ना बदले। तो 5 को हम बोलेंगे कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी डालिए, 0 1 2 3, इसमें x तो है ही नहीं, तो वैल्यू डालेंगे कहां? वैल्यू डालने की तो जगह है ही नहीं, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है। ये 5 है तो 5 ही रहेगा, 5 से कभी 5.1 नहीं बनेगा, और ना 4.9, ना 0.1 ज्यादा ना ही 0.1 कम। ये फिक्स्ड वैल्यू है, इसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट तो सही है, अब वो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि फिर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं?
कांस्टेंट के साथ पॉलिनोमियल वर्ड क्यों लगाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं? देखिए बच्चों, 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है, 5 इंटू 1 5 ही होता है। 5 इंटू 1 को फिर हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स के पावर में 0, क्योंकि आप सब जानते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्स के पावर में 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करना या फिर एक्स पावर 0 से मल्टीप्लाई करना एक ही बात है। तो ये एक पॉलिनोमियल के जैसा दिखना शुरू हो चुका है अब, राइट। अब जब ये पॉलिनोमियल के जैसा दिखना शुरू हो गया तो वेरिएबल के पावर में क्या दिखता है, वो उसकी डिग्री है। वेरिएबल के पावर में दिखता है 0, तो इसकी डिग्री है 0। इसको हम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल। चाहे आप 5 लिख लीजिए, -5 लिख लीजिए, 1/5, 2 एटसेट्रा, कुछ भी, इन सबको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, इन सबको अलग अलग हम कहते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक। अब सवाल आता है कि अगर इन कांस्टेंट वैल्यूज के साथ हम 0 लिख दें तो 0 भी तो एक फिक्स वैल्यू है, 0 भी कांस्टेंट है, ना 0.1 होगा ना माइनस में जाएगा। 0 का मतलब फिक्स वैल्यू, 0 मीन्स नथिंग, इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू। अब जब ये भी फिक्स्ड वैल्यू है तो क्या इसको भी हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलें? अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इसको भी 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोले। देखिए, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 बोल रहे हैं हम, तो ये वैलिड कब तक होगा, जब तक इसका कोफिशिएंट 0 ना हो जाए। अब यहां पर 0 के बदले हम लिख देते हैं 0 इंटू एक्स पावर 0। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर, जिस तरह से 5 को आपने लिख दिया 5 इंटू एक्स पावर 0 और आपने इसको फिर बाद में 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोल दिया, वैसे ही 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स पावर 0 और ये भी 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल हो गया, राइट। लेकिन फिर उस समय हम दूसरी वाली शर्त को भी तो ध्यान में लाएंगे। क्या बोला था कि इसकी डिग्री 2 तब तक ही है जब तक कि डिग्री 2 वाले टर्म का कोफिशिएंट 0 ना हो जाए। अगर a 0 हो गया तो आप इसको डिग्री नहीं बोलते, फिर आप इससे नीचे वाले पावर 1 को डिग्री बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक। अगर ये 0 हो गया, a की वैल्यू 0 है, तो फिर आप 2 को डिग्री ना बोलकर उससे कम पावर को ही डिग्री बताना शुरू कर देते हैं, ऐसा रूल है। अब जब ये रूल भी हमें पता है तो ये देखिए, क्या इस 0 को हम इसकी डिग्री बताएं, क्योंकि कोफिशिएंट तो 0 है ना। कोफिशिएंट 0 हो जाने पर उससे कम पावर वाले को ही डिग्री बोलते हैं। तो फिर यहां भी तो कोफिशिएंट 0 है, तो फिर इसकी डिग्री कौन है, 0 तो ऑफकोर्स नहीं है फिर, है ना। डिग्री 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, इस स्थिति में ये कहते हैं, दो अलग अलग बातें हैं इस बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि ये अनडिफाइंड होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये अनडिफाइंड है, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये -1 है। क्यों -1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इसकी डिग्री 2 है तो a को 0 नहीं होना है, और अगर a की वैल्यू 0 हो गया तो फिर 2 को डिग्री ना बोलकर इससे कम वाले को डिग्री बोलना शुरू करते हैं। अब यहां पे इसका कोफिशिएंट तो 0 हो गया ना बच्चों, तो 0 से जो कम नंबर है वो कौन सा है, -1। -1 को डिग्री बताना शुरू करते हैं, राइट। तो इस बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, फिक्स्ड कोई इसमें आइडिया नहीं है लोगों के पास। आप देखेंगे कुछ लोग अनडिफाइंड कहते हैं, कुछ लोग -1 कहते हैं, बट हाँ 0 कोई भी नहीं कहता। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री को 0 कोई भी नहीं कहता, या तो अनडिफाइंड कहते हैं या फिर -1 कहते हैं, ठीक है। तो अब आप, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप मेरी तरफ देख रहे होंगे कि सर आप क्या कहते हैं ये बताइए, दुनिया वाले क्या कहते हैं उसको छोड़िए, आप क्या कहते हैं ये बताइए। तो देखिए बच्चों, मेरे नजरिए से अनडिफाइंड इज द राइट आंसर। मैं आपको इसका रीजनिंग भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों।
-1 क्यों नहीं? जब हम एक कम को उसकी डिग्री बताते हैं तो यहां मैं -1 से इनकार क्यों कर रहा हूं? इसके पीछे मेरा लॉजिक ये है बच्चों, जब आप किसी पॉलिनोमियल को देखते हैं तो पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। 1/x को आप पॉलिनोमियल कभी नहीं कहते। सबसे पहले वाले स्लाइड में ही मैंने आपको बताया था, सबसे पहला जब स्लाइड लिया था मैंने, वही मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल में नहीं होना चाहिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, राइट। वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो फिर उसी तरह अगर हम -1 को डिग्री लेना शुरू करते हैं तो देखिए क्या सिचुएशन पैदा हो सकती है। 1/x को कंसिडर करिए। 1/x का मतलब होता है x रेज टू द पावर -1। इसके पावर में -1 है, क्या हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। उसी तरह जब आप कहेंगे कि -1 डिग्री है पॉलिनोमियल की, तो -1 को डिग्री बताने का मतलब यह होगा बच्चों कि आप वेरिएबल को डिनोमिनेटर में कंसिडर कर रहे हैं, तो यह भी लॉजिकल नहीं है। इसीलिए मेरा मत है, मेरा मानना है कि अनडिफाइंड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी, नॉट डिफाइंड। याद रखिएगा, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 ने काफी टाइम लिया क्योंकि उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस थे, तो मैंने सोचा उसको टाइम देना बनता है, इतना टाइम तो देना बनता था क्वेश्चन नंबर 5 को, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल लगेगा आपको। px हमें मालूम है, ये पॉलिनोमियल है एक, और हमें मालूम करना है p 2√2। इसका क्या मतलब कि x की जगह पर हमें 2√2 सब्स्टिट्यूट करना है। x को हटाकर x की जगह पर 2√2 लिखना है हमें पॉलिनोमियल के अंदर। हमारा पॉलिनोमियल है x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर। जहां x का स्क्वायर लिखना है वहां 2√2 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हम x को हटा रहे हैं, 2√2 को डाल रहे हैं उसकी जगह। माइनस का साइन, यहां 2√2 है और साथ में x भी है, तो एक तो 2√2 हम लिख ही रहे हैं यहां पर, ये वाला नंबर, और फिर x भी लिखेंगे साथ में, और x का तो मतलब 2√2 ही है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक ही नंबर दो बार आया, x भी वही नंबर है, x का मतलब भी 2√2 है, और यहां पहले से भी लिखा है 2√2, तो दो बार मल्टीप्लाई करने का मतलब ये भी स्क्वायर हो गया, और फिर +1 है। अब देखिए सेम नंबर 2√2 का होल स्क्वायर, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो +1 आंसर आ गया। ठीक है, +1 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 व्हेन x इज इक्वल टू -1 इज। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है 5x - 4x² + 3, और इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर हमें -1 लिखना है। लिखिए 5 × x मीन्स 5 × -1 माइनस 4 × x² मीन्स -1²। जहां जहां x दिखे -1 डाल दीजिए, +3। 5 × -1 क्या बन जाता है? -5। -4 × -1², -1 का स्क्वायर मीन्स व्हाट? स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को दो बार लिखकर मल्टीप्लाई करना, तो -1 को दो बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये 1 हो गया, तो ये +1 है। +1 को मल्टीप्लाई करें ना करें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो ये -4 रह गया।
+3 लास्ट में, -4 -5 -9 होता है, +3 -6 आया, तो -6 इसका ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ px इज इक्वल टू x + 3 देन px + p - x इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन ने हमें बताया कि px इक्वल है x + 3 के। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों को ऐड करके बताओ, px को और p - x को। वैल्यू ही तो पुट करना है और कुछ नहीं। ये px है तो x + 3 एज इट इज हम इसकी जगह पर लिखेंगे। ठीक, और p - x का क्या अर्थ होता है, जहां x लिखा था वहां आपको -x लिखना है। लेफ्ट साइड में तो हम लिख चुके, राइट साइड में भी ऐसा ही करेंगे, x को हटाओ -x लिखो, +3 तो रहेगा ही एज इट इज। ठीक बच्चों, अब जब दोनों को हम ऐड करेंगे, इसी को ऐड कर लेते हैं यहां से, लेफ्ट साइड में px एंड p - x, px प्लस p - x, राइट साइड में x - x तो कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन, 3 + 3 6 आ गया बच्चों। हमें इसी की वैल्यू पूछा था ना, देख लीजिए, px प्लस p - x ऐड करके 6 आया, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। इससे पहले भी हमने जीरो पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा की थी, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में हमने डिस्कस किया था, थोड़ा टाइम टेकिंग था वो। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से आ गया जीरो पॉलिनोमियल, तो थोड़ा ज्यादा टाइम इसको भी देना है, हमें कंसेप्ट को समझना है। जीरो पॉलिनोमियल की जीरो की बात हो रही है इस बार, पिछली बार डिग्री की बात हो रही थी, इस बार जीरो की बात हो रही है। अब देखिए जीरो क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको समझ लीजिए। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बच्चों अगर आप किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के तरीके से इसको हम समझने जा रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जीरो का अर्थ होता है कि वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा। ये देखिए, यहां मैंने एक ग्राफ बनाया किसी पॉलिनोमियल का, कितनी बार काट गया ये एक्स को, एक बार तो यहां क्रॉस किया, दूसरी बार यहां क्रॉस किया, तीसरी बार यहां क्रॉस किया। जितनी बार एक्स को क्रॉस कर गया उतने ही जीरोज होते हैं पॉलिनोमियल के, तो हम कहेंगे इसके 3 जीरोज हैं। ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्या बोलेंगे, 3 जीरोज हैं इसके। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी पॉलिनोमियल का हमने ग्राफ बनाया और वो ऊपर ऊपर ऐसे चला गया, वापस मुड़कर कभी नीचे आया ही नहीं। और अगर ऐसा हो गया तो वो एक्स एक्सिस को कभी कट करेगा नहीं, एक बार भी नहीं कट करता। तो इसके कितने जीरोज हैं, नो जीरोज, इसके जीरोज हैं ही नहीं, बोलेंगे नो जीरोज। ठीक है बच्चों, तो जीरोज का यही कंसेप्ट होता है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करे, वाई को नहीं, सिर्फ एक्स की बात होती है, वाई को नहीं, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर जाए उतने ही जीरोज होते हैं। चलिए, ये तो कंसेप्ट की बात होगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारे क्वेश्चन के केस में क्या होने वाला है, हमारा पॉलिनोमियल कौन सा है, ये वाला या फिर ये वाला, इनमें से कोई नहीं। हमारा पॉलिनोमियल इन दोनों में से कोई भी नहीं है, हमारा पॉलिनोमियल है जीरो। इसका क्या मतलब, जीरो का क्या मतलब, जीरो का मतलब यह हुआ कि y की वैल्यू है जीरो। जीरो का मतलब y की वैल्यू है जीरो। ठीक है बच्चों, अब y की वैल्यू जीरो का क्या अर्थ है, तो यहां एक इंफॉर्मेटिव मैं आपको बात बता रहा हूं जो आपको याद रखना होगा। इसके बारे में डिटेल्स आपने लीनियर इक्वेशन में भी पढ़ा होगा 9th में ही। y इज इक्वल टू जीरो एक्चुअली एक्स एक्सिस का ही दूसरा नाम है, ये एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है बच्चों। एक्स एक्सिस को ही हम y इज इक्वल टू जीरो बोलते हैं। इसका मतलब कि जीरो पॉलिनोमियल
हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस है। हमारे पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन है? एक्स एक्सिस। मतलब ये जो लाइन देख रहे हैं ना एक्स एक्सिस, ये लाइन ही हमारे पॉलिनोमियल का ग्राफ है। हमें अलग से कोई ऐसा लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइन खुद ही हमारे पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो अब जरा सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कोई पॉलिनोमियल x को कितनी बार काटे उतने ही जीरोज होते हैं। इसने 3 बार कट कर दिया तो इसके 3 जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। इस पॉलिनोमियल ने एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं किया तो हम कहते हैं कि इसके जीरोज हैं ही नहीं। बट हमारा पॉलिनोमियल तो पूरा का पूरा ये एक्स एक्सिस खुद है। तो अब आप सोचिए कि हमारा पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है। हमारा पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा। अब आप सोचेंगे सर ये एक्स एक्सिस तो खुद ही है, तो ये एक्स को कैसे काटेगा। देखिए ये वैसे ही बात है जैसे कि मेरे पास 2 पेन, एक ये पेन है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। मान लीजिए हमारा पेन ये एक्स एक्सिस को व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और ये एक दूसरी लाइन है जो हमारे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि हमारा वाला पॉलिनोमियल उठकर एक्स एक्सिस के ऊपर बैठ गया, ठीक। मतलब दोनों पेन एक ही जगह पर आ गए। अब आप सोचिए कि हमारा जो ये पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। जब वो एक दूसरे के ऊपर ही हैं तो जाहिर है कि अनंत बार काट रहे हैं, हर जगह काटते हुए तो जा रहे हैं। कितनी बार काट रहे हैं? इनफाइनाइट टाइम। हाउ मेनी टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम्स। आवर जीरो पॉलिनोमियल इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस इनफाइनाइट टाइम। जितनी बार कट हो जाए उतने जीरोस होते हैं। एंड आवर पॉलिनोमियल हैज कट एक्स एक्सिस इनफाइनाइट टाइम। तो कितने जीरोस हुए इसके? इनफाइनाइट जीरोस हुए, अनंत जीरोस हुए। अनंत का कैसे हम इसमें से ऑप्शन कैसे चूज करें? तो ये वाला सही ऑप्शन है, एनी रियल नंबर, क्योंकि पूरा का पूरा एक्स एक्सिस सिर्फ रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हमने अभी देखा कि पूरा का पूरा एक्स एक्सिस ही हमारा ग्राफ है। तो सभी रियल नंबर आ गए हमारे जीरोज में। समझ गए आप? याद रखना है ये एज एन इंफॉर्मेशन कि जीरो पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट जीरोज होते हैं, मतलब सभी रियल नंबर इसके जीरोज होते हैं। 1 भी, 2 भी, 1.5 भी, 1.1 भी, 0 भी, -1.1 भी, -√3 +√3, जितने भी नंबर आपके दिमाग में आते हैं जो नंबर लाइन पे हैं उन सबको बोल लीजिए, वो सभी जीरो पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू दिस। देखिए किसी पॉलिनोमियल को जीरो का जीरो फाइंड करना हो तो पॉलिनोमियल को उठाइए, उसके इक्वल में जीरो लिख लीजिए। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, उस पॉलिनोमियल को उठाइए, जीरो के इक्वल कर लीजिए। जीरो के इक्वल कर लेने के बाद x की वैल्यू फाइंड करिए, वही आंसर होगा। 2x -5, x -5/2। x की जो वैल्यू मिल जाए वही जीरो है उसका। तो ऑप्शन बी इज राइट। कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना हो, उस पॉलिनोमियल को उठाइए, जीरो के इक्वल करिए, x की वैल्यू मालूम करिए, वही जीरो होता है उसका। अगले क्वेश्चन पे आ गए हम। अब वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब ये एक पॉलिनोमियल आ गया और इसके जीरोज को हमें फाइंड करना है, लेकिन कहता है कि वन ऑफ द जीरोज, मतलब हो सकता है कि एक से ज्यादा जीरोज होंगे इसके, हमें उनमें से सिर्फ एक को फाइंड करना है। कौन सा? तो जो मैच कर जाएगा वही वाला। पिछले पेज में हमारे पास एक पॉलिनोमियल था, जीरो फाइंड करना था तो जीरो के इक्वल कर दिया। इस बार फिर से एक पॉलिनोमियल है, उठाइए उसको। 2x² + 7x - 4। यह है हमारा पॉलिनोमियल। मैंने बोला था जीरो के इक्वल कर लीजिए, कर दिया।
0 के इक्वल कर लिया। 0 के इक्वल कर लेने के बाद हमें x की वैल्यू चाहिए। पिछली बार तो बड़ा आसान था, है ना, 5 को उधर ले गए, 2 को नीचे डाल दिया, -5/2 बड़ी आसानी से आ गया। इस बार तो इसमें डिग्री 2 है, पावर 2 है। ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें आपको करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है बच्चों। उम्मीद है ये आपने सीखा होगा क्लास 8 में। क्लास 8 में एनसीईआरटी सीबीएसई में भी है सिलेबस में, बाकी जो बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स, आईसीएसई बोर्ड्स एटसेट्रा, उनमें भी सिखाया जाता है क्लास 8 में कि इनका स्प्लिटिंग कैसे करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है। तो यही मेथड मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो इस वीडियो में तो मैं आपको वो नहीं सिखा रहा हूं पूरा डिटेल, लेकिन हाँ, मैं इसको फैक्टर करके जरूर दिखाऊंगा आपको। तो देखिए करना क्या है बच्चों, फैक्टर करना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप इसको समझ पाते हैं तो वेल एंड गुड, आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। फैक्टर कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैं आपको करके दिखा रहा हूं। 2 इंटू -4 मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों को उठाइए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, कांस्टेंट है -4, माइनस को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मिला क्या? -8। अब -8 के 2 टुकड़े करिए, फैक्टर, 2 फैक्टर इस तरीके से, ताकि उनका योगफल, उनका सम +7 हो जाए। तो -8 के फैक्टर, 2 ही फैक्टर की बात मैं कर रहा हूं, पेयर में, जोड़े में, पेयर में 3 फैक्टर 4 फैक्टर नहीं, सिर्फ 2। मैं इसको लिख सकता हूं 1 इंटू -8, मैं इसको लिख सकता हूं -1 इंटू 8, देख लीजिए सबको मल्टीप्लाई करके -8 ही आता है। मैं लिख सकता हूं 2 इंटू -4, फिर मैं लिख सकता हूं -2 इंटू 4। इतने तरीके हैं मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। अब मुझे करना क्या है, इनमें से एक राइट वाला चुनना है मुझे। राइट वाला कैसे चुनूंगा मैं सबको ऐड कर करके देखूंगा। जब +7 बीच वाले टर्म का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है वही नंबर इसमें ढूंढते हैं। +7 कब आएगा? देखिए 1 को और -8 को ऐड करेंगे बच्चों तो -7 आएगा। हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो +7 चाहिए। ये -7 दे रहा है तो ये हमारे लिए सही नहीं है। -1 और 8 को ऐड करिए, ये तो +7 आ गया। वाह, मिल गया हमें मिल गया। इसका मतलब -1 और 8 ये 2 हमारे लिए राइट चॉइस है, ढूंढ लिया हमने। तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज नोट करिए, फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म की जगह पर अब हम सेकंड टर्म को नहीं लिखने जा रहे, उसको हटाकर उसी जगह हम क्या लिखेंगे? -1x, जिसको -x भी बोलते हैं, +8x। मतलब हमें -1x + 8x, मल्टीप्लाई में नहीं, हमें ऐड में लिखना है, -1x एंड 8x। इसलिए इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि हमने मिडिल वाला जो टर्म है, बीच वाला, उसको स्प्लिट कर दिया 2 हिस्सों में, इसलिए इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। -4 = 0। देखिए बच्चों, मैंने आपको सिखाने की पूरी कोशिश की है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे की जाती है, राइट। लेकिन अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं बच्चों, तो विश्वास मानिए आप नहीं सीखे होंगे। अभी पहली बार में शायद ही कोई बच्चा सीख पाता है। आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, अभी और ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होगी, ठीक है। अब यहां हमारे पास कितने टर्म्स हैं? पहले थे 1 2 3 टर्म्स, अब हो गए 1 2 3 4 टर्म्स। तो पहले वाले दोनों में कॉमन ले लीजिए। क्या ले सकते हैं कॉमन? x बचेगा 2x - 1। इन दोनों में 4 ले सकते हैं कॉमन, 2x - 1 यहां भी बचेगा। और इसमें एक चेक करने का तरीका होता है कि हमारा काम सही हो रहा है या नहीं। अगर ये ब्रैकेट वाले दोनों टर्म, ब्रैकेट वाले पार्ट सेम आ गए आपके, तो आप सही रास्ते हैं। अगर ये ब्रैकेट वाले पोर्शंस मैच नहीं करते, सेम टू सेम नहीं है दोनों में,
तो समझिए कुछ गलत हो चुका है। अब 2x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए पूरे में, क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये दूसरा ये, दोनों में ये ब्रैकेट कॉमन है, कॉमन निकालिए। बचा क्या, यहां से x बचा, वहां से +4 बचा। तो हमने फैक्टर कर लिया बच्चों। फैक्टर कर लेने के बाद अब या तो इस फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे या फिर ये, क्योंकि प्रोडक्ट तो 0 है। इसको कहते हैं जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बच्चों, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। करने को तो बहुत सारे बच्चे इसको यूज करते हैं, लेकिन ये नाम बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है ये जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी? ये कहता है कि अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके 0 आता हो तो उन दोनों में से किसी एक को 0 होना ही पड़ेगा, या तो A0 या फिर B0। वही है हमारे पास, एक ब्रैकेट ये, दूसरा ब्रैकेट ये, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0। तो इसीलिए या तो हम इस ब्रैकेट को 0 मान लेंगे या फिर इसको, लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से किसको मान लें। इसीलिए हम नाइंसाफी ना करते हुए दोनों को 0 से इक्वेट करवाते हैं। 2x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करवा दिया और फिर x प्लस 4 को 0 से इक्वेट करवा दिया। जब यहां 2x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करवा दिया तो x की वैल्यू हमने क्या ढूंढ लिया, 1/2। और जब x प्लस 4 को 0 से इक्वेट करवाया तो हमें मिला x माइनस 4। अब देख लीजिए हमारे पास दो जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, एक है 1/2, एक है -4। कौन सा मैच करता है? -4 तो इसमें है नहीं, लेकिन 1/2 तो है, तो एक मैच कर गया, हमने ढूंढ लिया। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, कि आपने पॉलिनोमियल को 0 से इक्वल करवाया, फैक्टर किया, जीरोज फाइंड किया, ऑप्शन चुन लिया। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका यह है कि आप एक एक करके इन सभी नंबरों को इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह डालिए, यहां x, यहां x। इनमें से जो नंबर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे वही सही आंसर होगा, वही इस पॉलिनोमियल का 0 होगा बच्चों। ठीक है, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, एक एक करके चूज कर सकते हैं। टाइम तो वहां भी आपको लगाना पड़ेगा, है ना। बाकी आपका कंफर्ट है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है क्वेश्चन, कि ये एक पॉलिनोमियल है x पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या होगा ये बताइए। x रेज टू द पावर 51 प्लस 51 को डिवाइड करने को कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है ना बच्चों। आप सोच में पड़ गए होंगे, अरे बाप रे इतनी बड़ी डिवीजन को करें कैसे, पावर में 51 है। लेकिन नहीं बच्चों, ये सिर्फ डिवीजन वर्ड यहां यूज हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है। ये एक्चुअली कुछ और कह रहा है। जिन बच्चों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा उन्हें तुरंत ही समझ आ गया होगा। इसमें आप अप्लाई करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या अप्लाई करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम नाम की चीज क्या होती है? इसका कहना यह है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना, जिससे आपको डिवाइड करना है उसको उठाकर 0 के इक्वल कर दो, उसको उठाकर 0 के इक्वल कर दो। देखो मैंने x प्लस 1 को उठाया, 0 के इक्वल कर दिया और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लिया। क्या मिला मुझे? x इज इक्वल टू -1। और जिसको डिवाइड करना चाहते हो उसके अंदर -1 जो x की वैल्यू है वो डाल दो। ठीक है, कर लेते हैं ऐसा। x के पावर में 51 प्लस 51। तो क्वेश्चन क्या रूल है रिमाइंडर थ्योरम का? इसी से डिवाइड करना था, x की वैल्यू हम ले चुके हैं, अब -1 को इसमें डाल दो। x को हटाओ, -1 लिखो, प्लस 51। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करना आपको आता ही होगा, राइट। चलिए फिर भी मैं गाइड कर देता हूं थोड़ा सा। -1 के पावर में अगर कोई इवन नंबर हो बच्चों तो वो फाइनली +1 बन जाता है। लेकिन अगर -1 के पावर में कोई ऑड नंबर आ गया बच्चों तो फाइनली उसे -1 बनना पड़ता है, ये रूल है। 51 एक ऑड नंबर है जो कि -1 के पावर में है।
-1 के पावर में हमारे पास क्या है, ऑड नंबर, मतलब ये क्या बन जाएगा, -1 बनेगा, और ये +51 तो पहले से है, तो 51 - 1 क्या मिला मुझे, 50। तो बच्चों लास्ट में जो मिला इसी को रिमाइंडर कहते हैं, यही है रिमाइंडर। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप ऐसे भी डिवाइड करते इस तरीके से भी, तो आपको लास्ट में रिमाइंडर की जगह 51 ही मिलता बच्चों। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने से वो महंगा काम सस्ते में हो गया। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी मैच कर गया, रिमाइंडर है 50। अगला क्वेश्चन, इफ x + 1 is a factor of the polynomial this, then the value of k is, ये क्या कहता है कि x + 1 उसका फैक्टर है। देखिए बच्चों, अगर 8 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं कि 4 8 का फैक्टर है। 4 क्या है, 8 का फैक्टर। तो फैक्टर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा ही 0 होता है बच्चों, याद रखिएगा। 8 का फैक्टर है 4, तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ही आएगा। 4 2 जा 8 किया और 8 - 8 0 हो गया, राइट। उसी तरह 10 का फैक्टर 5 होता है। आप 10 की जगह कोई और नंबर ले लीजिए, 70 ले लीजिए। 70 का एक फैक्टर है 10, तो 70 को 10 से डिवाइड करेंगे बच्चों, माइनस करके 0 ही आएगा रिमाइंडर में। रिमाइंडर हमेशा ही 0 होगा। जब भी आप किसी फैक्टर से नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही होगा, कुछ और होगा ही नहीं। ये रूल हो गया, हमने समझ लिया, एग्जाम्पल को देख लिया। अब जब हमने समझ लिया तो क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है कि x + 1 क्या है, फैक्टर किसका, 2x² + kx का। x + 1 क्या है, इसका फैक्टर। अभी हमने देखा कि फैक्टर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 होता है। इसका तो मतलब हुआ कि अगर ये डिवीजन में कंप्लीट कर लूंगा तो यहां भी मुझे 0 ही मिलेगा, राइट, क्योंकि मैं डिवीजन के बिहेवियर को समझ चुका हूं। जब डिवीजन का ऐसा ही बिहेवियर है तो वो बिहेवियर यहां भी होगा, है ना। ये इंसान नहीं है कि अपना बिहेवियर चेंज करेगा, डिवीजन है, ये अपना बिहेवियर कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो रिमाइंडर 0 होना पक्का, पक्की बात है ना। ठीक, अब हम ये समझते हैं कि हम k की वैल्यू कैसे फाइंड करें। पिछले पेज में हमने देखा था कि जिससे डिवाइड करना हो उसको 0 के इक्वल करके और उस x की वैल्यू को इसमें डाल दिया जाए तो रिमाइंडर मिल जाता है, राइट। रिमाइंडर तो हम वैसे भी जानते ही हैं, लेकिन रिमाइंडर हमें दूसरे तरीके से भी ढूंढना है, दूसरे तरीके से ढूंढना है, इसको ध्यान रखिएगा। एक तरीका तो यह है, हम पहले से जानते हैं कि रिमाइंडर 0 होना तय है, लेकिन अब दूसरे तरीके से 0 रिमाइंडर फिर से फाइंड करेंगे। अब आप सोचेंगे कि सर दूसरे तरीके से क्यों, जब एक तरीका ही काफी है रिमाइंडर बताने के लिए। तो एक्चुअली बच्चों हमें रिमाइंडर फाइनली नहीं फाइंड करना, फाइनली तो हमें k फाइंड करना है। तो देखिए अब दूसरे तरीके से रिमाइंडर फाइंड करने जा रहे हैं। जिससे डिवाइड करना था उसको 0 से इक्वेट करो, क्या मिला, x की वैल्यू -1, राइट। अब इस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में जिसको डिवाइड करने जा रहे थे उसके अंदर डालो, ठीक है। ये लो 2x² + kx, ठीक। तो इसमें x की जगह पर मैं क्या डाल दूंगा, -1। तो हटाइए x को, ये लीजिए x को हटाया, -1 डाला, x को हटाकर -1 डाल दिया, तो रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे इससे, इस प्रोसेस को करने से मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर। यही किया था ना हमने पिछली बार, रिमाइंडर थ्योरम। जिससे डिवाइड करना था उसको 0 से इक्वेट करवाया, x की वैल्यू ले लिया और उसको उठाकर जिसमें डिवाइड कर रहे थे, जिसको डिवाइड कर रहे थे उसके अंदर x की वैल्यू डाल दिया, तो हमें क्या मिल गया था, रिमाइंडर। अभी फिर से हम वही काम कर रहे हैं। तो जब हम इसको फाइनल कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, रिमाइंडर। और हम तो पहले से जानते हैं कि रिमाइंडर 0 है, तो क्यों ना इसको 0 से इक्वेट करवा दिया जाए, क्योंकि ये भी रिमाइंडर वो भी रिमाइंडर, चोर चोर मौसेरे भाई, ये भी रिमाइंडर वो भी रिमाइंडर, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए, इक्वल कर दिया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी आपको, 2 × -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो ये 2 हो गया।
k को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -k हो गया, 0 हो गया। तो बच्चों यहां से हमें k की वैल्यू मिल गई 2, k की वैल्यू है 2, बस और क्या चाहिए, काम खत्म। यही तो बोला था क्वेश्चन ने, k की वैल्यू बताओ, हमने ढूंढ लिया k की वैल्यू। टेक्निक था ये। इसको रिपीट देखिएगा बच्चों, वीडियो को रिपीट देखिएगा ताकि ये चीज आपको ठीक से समझ आए। आप अगर एक इंटेलिजेंट छात्र हैं, अच्छे समझदार बच्चे हैं, तो आपको, आपके लिए ये सब बड़ा ही आसान है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि जो बच्चे नहीं जानते, जिनको सीखने की जरूरत है, ये वीडियो एक्चुअली उनके लिए है। जिनको ये पहले से आता है, ये वीडियो उनके लिए वैसे भी यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। तो जो बच्चे सीखने में इंटरेस्टेड हैं, जो नहीं जानते पहले से, उन्हें सिखाना मेरा मकसद है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। पिछली बार की तरह पिछला क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही था कि x+1 फैक्टर है, इनमें से किसका फैक्टर है ये पूछ दिया इस बार, इनमें से किसका फैक्टर है। देखिए मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि x+1 अगर किसी का फैक्टर है, अब यहां पे कौन है मुझे नहीं पता, इन चार में से कोई एक तो होगा यहां पर, या तो ये पहला वाला आएगा यहां क्वेश्चन की जगह, या फिर दूसरा, या फिर तीसरा, या चौथा, कोई एक तो आएगा इस क्वेश्चन की जगह। खैर जो भी आए, लेकिन मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट है, एक आइडिया है कि अगर मैं x+1 से उसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, है ना बच्चों। क्यों आएगा रिमाइंडर 0? क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया ना पहले ही कि x+1 फैक्टर है, तो ये जो है उसका फैक्टर है। तो पिछली बारी में हमने जो किया था क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में, जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल कर लो 0 के, और x की वैल्यू फाइंड कर लो। कर लिया, कर लेने के बाद क्या करो, इन सब में एक एक करके डालो। उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि जब हम x की वैल्यू इन सब में डालेंगे तो जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अगर इसका फैक्टर है, मान लेते हैं हमारा ऑप्शन ये है, थोड़ी देर के लिए थोड़ी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि मान लीजिए यही हमारा आंसर है और इसी को यहां पर आना था, x³ प्लस x² माइनस x+1। तो इससे इसको डिवाइड करके रिमाइंडर तो 0 होता ना बच्चों। इसका मतलब x की वैल्यू को अगर इसमें डाल दें तो 0 के इक्वल आएगा, राइट। तो यही चीज हम चेक कर रहे हैं। -1 उठाइए, सब में डालिए। पहला ऑप्शन उठाया, x³ प्लस x² माइनस x+1, डालिए इसमें, x की जगह पर -1, ठीक। -1 का क्यूब होता है -1, क्योंकि पावर ऑड है तो -1 आएगा, पावर इवन है तो +1 हो गया, यहां माइनस इंटू माइनस +1 हो गया। ये तो 0 नहीं हो रहा बच्चों, 0 नहीं हुआ, है ना। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, लेकिन 1 + 1 2 हो गया, 0 के इक्वल नहीं आया। तो दिस इज नॉट द राइट चॉइस, पहला वाला सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 0 नहीं बना ये, है ना। ये -1 जिसको 0 बना देगा उसी का फैक्टर x+1 होगा। दूसरे को चेक करते हैं, सेकेंड ऑप्शन, x³ प्लस x² प्लस x+1। चलिए x को हटाते हैं और -1 डालते हैं, -1 -1 -1। -1 का पावर ऑड है तो -1 आएगा, पावर इवन है तो +1 आएगा, ये फिर से -1, ये फिर से +1। ओहो बहुत बढ़िया, ये -1 इस +1 से कैंसिल हो गया और ये -1 इस +1 से कैंसिल हो गया, 0 आ गया बच्चों। सेकेंड ऑप्शन इज राइट, ठीक। ऐसे ही अगर आप चाहें अपने समझ के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए, तो इन सब में भी 0 पुट करके देख लें, ये दोनों जीरोज नहीं बनाएंगे, सिर्फ यही वाला 0 बना, तो बाकी के दोनों ऑफ कोर्स नहीं बनेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस इज, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसका फैक्टर इनमें से कौन सा होगा, एक फैक्टर हमें बताना है। कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं किसी पॉलिनोमियल का, किसी एक्सप्रेशन का। सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं, 25x² माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5x होल स्क्वायर। बच्चों 25x स्क्वायर जो है,
इसे हम लिख सकते हैं 5x होल स्क्वायर। ठीक, तो लिख लेते हैं यहां 5x होल स्क्वायर, और 1 है यहां, 1 के ऊपर अपनी मर्जी से अगर मैं स्क्वायर डाल दूं तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? नहीं ना। फिर प्लस का साइन, और ये 1 प्लस 5x है, मैं इसको अगर उल्टा करके लिख लूं 5x प्लस 1 तो भी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 बात तो बराबर ही है ना बच्चों। ठीक है, आगे क्या है कहानी? आगे कहानी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी है जो आपने क्लास 8 में सीखा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। ये भी तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना, इसके जैसा दिखने, देखिए इसकी जैसे सूरत है, इसकी मिलता जुलता है, दोनों भाई लगते हैं। तो फिर इसे भी हम a प्लस बी मतलब 5x प्लस 1 एंड a माइनस बी मतलब 5x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा था ये दो टुकड़ों में बट गया, दो फैक्टर हो गए, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है, प्लस का साइन डाला, और ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो वैसे भी दो बार लिख सकते हैं इसको, 5x प्लस 1, 5x प्लस 1। कितने टर्म्स हो गए? दो टर्म्स हो गए। एक ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, ये वाला ऐसा ब्रैकेट है जो यहां भी शामिल है वहां भी शामिल है, इसको बाहर निकालो, 5x प्लस 1 को बाहर निकाला, बचा क्या यहां से? 5x माइनस 1, फिर ये प्लस का साइन, और वहां से 5x प्लस 1, माइनस 1 और प्लस 1 को कर दिया कैंसिल, 5x हो गया 10x। तो फाइनली मुझे क्या मिला? 5x प्लस 1 इंटू 10x। कितने फैक्टर मिले मुझे बच्चों? देख लीजिए, 1 2 3, एक तो x हो गया, 10 हो गया, 5x प्लस 1 हो गया, ये फैक्टर्स हो गए। अब क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन सा एक फैक्टर है, तो बताओ। 5 प्लस x बिल्कुल भी नहीं, 5 माइनस x बिल्कुल भी नहीं, 5x माइनस 1 वो भी नहीं, 10x बिल्कुल, 10x इज अ फैक्टर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रूल सीखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाता है ये बन जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फिर ये जो है इसकी सूरत मिलती जुलती है ना, इसकी सूरत इससे मैच करती है। 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर, इसको भी हम एक बार a प्लस बी मतलब 249 प्लस 248, और दूसरी बार a माइनस बी तो माइनस में लिखेंगे 249 माइनस 248, इसको माइनस करेंगे बच्चों तो 1 मिलेगा, क्योंकि एक का डिफरेंस है बस, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 9 प्लस 8 17, 1 कैरिड, 4 4 8 एंड 1 9, 2 प्लस 2 4, 497, और यहां मल्टीप्लाई का साइन छिपा था अभी तक, अब लगा दिया, ये 1 आ गया, 497 आया बच्चों, ऑप्शन डी मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका फैक्टर बनाना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था। 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको हम ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको तरीका, कि स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट उठाइए और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर डालिए। 4 इंटू 3 क्या मिला? 12। इस 12 के जोड़े में, पेयर में फैक्टर बनाइए। क्या क्या बना सकते हैं? 1 इंटू 12, देखिए मल्टीप्लाई करके 12 आता है ना, इसका मतलब सही है। -1 और -12 देख लीजिए मल्टीप्लाई करके 12 बनता है ना, तो ये भी सही है। 4 इंटू 3 ये भी सही है। -4 इंटू -3 ये भी सही है। 6 इंटू 2 ये भी सही है।
-6 इंटू -2, ये भी सही है। तो इतने सारे इसके फैक्टर्स मैंने बना लिए जोड़े में, पेयर में, फैक्टर्स इन पेयर। अब इन सबको बारी बारी से ऐड करके देखिए कि कब हमें +8 मिलेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में यही होता है। ऐड करिए 1 और 12, पहले वाले में ऐड करके 13 हो जाएगा। नहीं है, ये राइट चॉइस नहीं है हमारे लिए। -1 और -13 को ऐड करेंगे बच्चों, -1 और -12 सॉरी, तो -13 आएगा। ये भी हमारे लिए राइट चॉइस नहीं है। 4 + 3 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। -4 और -3 -7 हो जाएगा। 6 + 2 8 चाहिए। अरे वाह, मिल गया हमें, +8 चाहिए था और ये +8 मिल गया। इसका मतलब हमारे लिए राइट चॉइस है 6 + 2। ढूंढ लिया हमने 6 + 2। तो क्या करना है हमें, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिखते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखते हैं, +8x जो मिडिल टर्म है उसको नहीं लिखते हैं। यही रूल है, हर बार ऐसा होता है, इसको नहीं लिखते और इसकी जगह क्या लिखते हैं, वो दोनों जो हमने अभी अभी सेलेक्ट किया, 6 + 2, 6 2, x लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से। दोनों पॉजिटिव हैं, 6 भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, और लास्ट वाला +3 भी लिखना है। मतलब सब कुछ लिखेंगे, फर्स्ट वाला भी लिखेंगे, लास्ट वाला भी लिखेंगे, लेकिन मिडिल वाला जो है उसे नहीं लिखेंगे, उसकी जगह ये लिखेंगे। बात तो बराबर ही है ना, 6x + 2x तो 8x हो ही जाता है ना। तो रोने की जरूरत नहीं है इसमें कि हमारा वो वाला खो गया, कोई बात नहीं, वो खो गया तो उसकी जगह ये आ गया। ठीक है बच्चों, पहले हमारे पास कितने टर्म्स थे, 1 2 3, 1 2 3, अब कितने हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं अभी हमारे पास। अब फर्स्ट पेयर ऑफ टर्म्स, पहले वाले दोनों टर्म्स हैं उनमें से कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, 2x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर बचा क्या, 2x + 3। बाद वाले दोनों में से भी कॉमन लीजिए, लेकिन वो तो पहले से ही 2x + 3 है जो चाहिए हमें, कोई बात नहीं, तो 1 ले लेते हैं कॉमन, 2x + 3। अब 2x + 3 देखिए, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, दोनों में 2x + 3 कॉमन है, बाहर निकालिए इसको। जो बच गया उसे दूसरे ब्रैकेट में, 2x यहां से और +1 यहां से। दोनों फैक्टर्स हमें मिल गए बच्चों। देखिए कौन सा मैच करता है, 2x + 3, 2x + 1। ये देखिए ऑप्शन बी मैच कर गया। ठीक है, 2x + 1 पहले लिखा है और 2x + 3 बाद में लिखा है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस। मतलब इसका भी हमें क्या करना है, फैक्टर बनाना है बच्चों, और उस फैक्टर में से चुनना है कि कौन सा मैच करता है। चलिए फैक्टर बनाते हैं। x + y क्या है, होल क्यूब, माइनस, और माइनस के बाद है x³ + y³। ये जो गेम है, मतलब ये जो क्वेश्चन है, वो आइडेंटिटी के आधार पर बना हुआ है। आइडेंटिटीज अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में, इसका जो 1 नंबर है वो आपके पॉकेट में। ठीक, करना क्या है हमें, पावर 3 का मतलब कि सेम ब्रैकेट 3 बार रिपीट हो रहा है। चलिए रिपीट क्यों करें, हम भी पावर 3 ही लिख लेते हैं, क्यों टाइम खराब करें इसमें। इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है बच्चों, a³ + b³ की आइडेंटिटी। क्या होता है वो, a + b का ब्रैकेट लिखिए, a की जगह x, b की जगह y, तो a + b हो गया। फिर लिखेंगे a² मतलब x² -ab मतलब xy + b² मतलब y²। ये आइडेंटिटी है बच्चों, ये तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, आपके बुक में लिखा होगा ये 9th क्लास में ही, x³ + y³ की आइडेंटिटी है। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 टर्म है हमारे पास, पहला टर्म यहां, दूसरा टर्म यहां। फर्स्ट में x + y 3 बार है और दूसरे वाले में x + y 1 बार है और इसके साथ वो भी है। तो एक काम करते हैं, x + y दोनों में से बाहर निकाल लेते हैं 1 बार। कितनी बार, 1 बार। बचा क्या, यहां से x + y 2 बार बच गया, क्योंकि 3 बार था टोटल, पावर 3 है, 1 बार ही तो बाहर निकाला है, 2 बार अभी भी बचा हुआ है, पावर 2 अब बचा हुआ है यहां पे। फिर माइनस का साइन ये वाला, इन दोनों में से ये ब्रैकेट तो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो ये ब्रैकेट बचता है अभी।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अक्सर बच्चे एक यहां गलती करते हैं कि वो ब्रैकेट डालना भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि बिना ब्रैकेट के भी काम चल जाएगा और उनका आंसर गलत हो जाता है। बच्चों यहां ब्रैकेट डालना और ब्रैकेट नहीं डालना बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। अभी देखिए कैसे, इस माइनस की वजह से क्या बदलने वाला है, और ये ब्रैकेट डाल दिया हमने तो क्या फर्क पड़ेगा। एक्स प्लस वाई बाहर है, ब्रैकेट के अंदर इसका a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाइए, इसको एक्सपेंड करिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस के बाद जो आया ये सब कुछ, उसकी वजह से क्या होगा, साइन उल्टा होगा बच्चों। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई हो गया, और ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स प्लस वाई ये वाला, और इस ब्रैकेट से क्या निकला 2xy प्लस एक्स वाई, 3xy हो गया बच्चों इनटू में। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। देखिए आपको कौन सा इसमें मैच कर जाए वही आपका आंसर है। 3xy मैच कर गया ना, 3xy मैच कर गया तो 3xy इसका फैक्टर है। x प्लस वाई तो है ही नहीं इसमें, तो ये वाला नहीं मिला, जो मिल गया वही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस। कहता है कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा। x प्लस 3 होल क्यूब है, तो a प्लस बी होल क्यूब के जैसा दिखता है, राइट। a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको याद होगा, क्या होता है आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं उसी के बेसिस पर। a क्यूब मतलब x क्यूब, b क्यूब मतलब 3 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू b मतलब 3 प्लस 3 इंटू a दैट इज x, b स्क्वायर 3 स्क्वायर। हमें क्या पूछा है, x का कोफिशिएंट, राइट, x का कोफिशिएंट। ये x है क्या, नहीं, ये तो x पावर 3 है। x का मतलब होता है x पावर 1। ठीक, x प्लस 1 कहां दिख रहा है आपको, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां बिल्कुल नहीं, यहां तो x स्क्वायर है, यहां बिल्कुल सही, यहां x दिखता है, देख लीजिए x है इसमें। तो इसका कोफिशिएंट निकालिए, कैसे निकालेंगे कोफिशिएंट, x को छोड़ दीजिए, बाकी सबको मल्टीप्लाई करिए। ये ले लिया, ये ले लिया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको छोड़ दिया, इसको वहीं छोड़ दिया, क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट चाहिए तो x को छोड़ना है। ठीक है, तो 3 तो 3 ही रहेगा, और 3 स्क्वायर 9 होता है, तो 9 3 जा 27। ठीक है बच्चों, 27 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। 20, क्वेश्चन नंबर 20, x by y plus y by x is equal to -1, then the value of x cube minus y cube is। तो जो हमें मालूम है पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x by y plus y by x is equal to -1। इसने साफ साफ बोला है कि x और y अलग अलग 0 के इक्वल नहीं है। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं यहां पर, एलसीएम एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सीधा, एलसीएम का मतलब मल्टीप्लाई करके लिख लो, फिर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, और बीच में प्लस इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स वाई इधर आकर प्लस एक्स वाई लिख लीजिए, प्लस वाई स्क्वायर, उस तरफ क्या बच गया 0, क्योंकि उस तरफ तो एक ही टर्म था, उसको भी हमने लेफ्ट साइड में ले लिया तो वहां 0 रह गया। ये तो हमने जो गिवन था उसको सिंप्लीफाई किया। अब हमें फाइंड क्या करना है, उसकी तरफ आते हैं। हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बच्चों इसकी ये आइडेंटिटी है, सीधे सीधे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है। क्या होती है आइडेंटिटी, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वाई, ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मतलब प्लस एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर।
अब देखिए दो ब्रैकेट है यहां पर, इनमें से एक ब्रैकेट की वैल्यू हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरे वाले ब्रैकेट की वैल्यू हम जानते हैं, वो है 0। फर्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस वाई और सेकेंड ब्रैकेट 0। अब आप तो ये जानते ही होंगे कि 0 से मल्टीप्लाई चाहे पूरी दुनिया को कर दो, पूरी दुनिया 0 हो जाती है। तो 0 से मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 को कर दिया, वो भी 0 हो गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, ये एक्सप्रेशन इक्वेशन दिया है और कहता है कि बी की वैल्यू बताओ। लेफ्ट साइड में लिखा है यहां 49 एक्स स्क्वायर माइनस बी, और राइट साइड में क्या लिखा है जरा देखिएगा, 7x प्लस हाफ 7x माइनस हाफ। क्या ये आपको a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी का याद दिलाता है? क्या ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी की याद दिलाता है आपको? हाँ बिल्कुल, उसी के जैसा तो है। तो फिर इसके बदले हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके बदले भी हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, a की जगह कौन 7x और b की जगह कौन 1/2। तो a स्क्वायर मतलब 7x का स्क्वायर माइनस, है ना, रूल में माइनस आता है तो हम भी माइनस लिखेंगे। फिर b का स्क्वायर करना है, 1/2 का स्क्वायर करना है। 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 ही लिख लेते हैं, क्यों लंबा चौड़ा करें इसको। अब ये हो गया 14, देखिए 7x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाता है 49 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 49 एक्स स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो b की जगह आपको क्या दिखेगा 1/4। कंपेयर करने से हमें b की जगह क्या दिखा 1/4। ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बताओ। बच्चों इसमें वैसे तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली एक आइडेंटिटी है, सीधा सीधा आंसर है इसमें ऑप्शन सी। लेकिन फिर भी अगर आपने ये आइडेंटिटी ढंग से नहीं समझे या नहीं पढ़ी है अभी तक, आपको नहीं पता होगा कि ये कैसे होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे होता है। एक्चुअली एक आइडेंटिटी है हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो इक्वल होता है किसके, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक आइडेंटिटी है बच्चों। अब जरा खुद ही सोचिए कि अगर मैं इस ब्रैकेट की वैल्यू को 0 कर दूं, इफ a प्लस बी प्लस सी को मैं 0 बना दूं, तो इसके 0 हो जाने से ये 0 जब पूरे दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, तो ये राइट साइड में पूरा ही 0 बन जाएगा बच्चों। और जब राइट साइड में ये पूरा ही 0 बन जाएगा, तो ये पूरा का पूरा स्टेप दिखेगा कैसा हमें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या दिखेगा 0। राइट साइड तो पूरा 0 हो गया, क्योंकि हमने a प्लस बी प्लस सी को 0 बना दिया है। तो फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो गया, ये माइनस 3abc को उठाकर राइट साइड में ले जाइए, प्लस 3abc हो गया, ठीक। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, इसीलिए ये 3abc इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, तो हमने अभी 22 MCQs सॉल्व किए। हर एक कंसेप्ट मैंने आपको पूरे डिटेल के साथ बताया, सॉल्यूशन भी दिखाया, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, साथ में पूरा जो उसके लिए रिक्वायर्ड कंसेप्ट था वो भी दिखाया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ही फायदा मिला होगा। आपने सभी कंसेप्ट समझे, रिवीजन किया। और कई बार क्या होता है कि जब हम किसी एक चीज को देखते हैं एक बार, तो थोड़ी देर के लिए दिमाग में रहता है और कुछ चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं कुछ देर बाद, कि वहां क्या लिखा था, वहां सर ने क्या बताया था। तो सजेस्टेड यही है कि इस वीडियो को और 2 से 3 बार देखें, हर कंसेप्ट को ठीक से समझें, पॉज करें, सोचें, फिर प्ले करें। कई बार तो खुद से सॉल्व करना पड़ सकता है कि जो सर बोल रहे हैं वो
ऐसा ही होगा या कहीं सर ने कुछ गलत कर दिया, क्रॉस चेक भी करना पड़ता है। ठीक है, तो करिए, सीखिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा मिला होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।